तो बच्चों हम लोग कल कंपनी स्टार्ट किए थे, मतलब हम लोगों ने सेकंड बुक स्टार्ट कर दी थी। और सेकंड बुक में सिलेबस में 3 चैप्टर हुआ करते थे, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट इस बार डिलीटेड कोर्स के हिसाब से इन्होंने रिडम्पशन और डिबेंचर कोर्स से हटा दिया है। तो अब आपके पास 2 चैप्टर बचे हैं, एक तो शेयर वाला बचा है, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर, 2 चैप्टर बचे हैं। बच्चों जो भी वर्क करना है इस चैप्टर शेयर वाले में वर्क करना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4-5 क्लासेज में हो जाएगा। मतलब इस सेकंड बुक में जो चीज़ फोकस करना, जो कवर करना, ओनली 2 चैप्टर है और 2 में से मेन चैप्टर आपका ये शेयर वाला है। ये हो गया। तो अगला इश्यू ऑफ डिबेंचर वो छोटा सा चैप्टर है, इसके भी यहाँ पे वैसे ही कवर हो जाएगा। तो सारी वर्किंग आपको फ़िलहाल यहाँ करनी रही। कल जो मैं टॉपिक पढ़ाया था उसके बारे में एक बार आप अपने नोटबुक में चेक कर लो। सबसे पहले मैंने आपको कंपनी का डिफाइन कराया था कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। डेफिनेशन लिखाने के बाद कुछ एलिमेंट्स लिखवाए थे जो आपके पास है। उसके बाद हमने बात किए थे शेयर पर, बात की कि 2 टाइप के शेयर होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। मैंने आपको बोला था कि आपके पास जो बुक है उस बुक में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस मैंने समझाया था। बुक में डिफरेंस के टेबल की बना है, तो आप सारे बच्चे बुक डिफरेंस के टेबल नोट करो एक बार। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो कल मैंने समझाया था वो सारी चीज़ आपकी बुक में गिवन है। तो उस बुक से आप लोग डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर जो मैंने समझाया था आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो अभी सबसे पहले वो काम करो। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि सर हमारे प्रेफरेंस शेयर होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, रिडीमेबल। उसके बाद आया था आपका कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाता है। यहाँ तक कल का मैटर क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में। बच्चों सीए फाउंडेशन में सीए में काफ़ी सारी टाइप की कंपनीज गिवन है, बट हमारे 12th में 3 टाइप की कंपनी गिवन है। और वेरी फर्स्ट जो गिवन है वो है प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड गिवन है पब्लिक लिमिटेड और थर्ड गिवन है 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में समझा देता हूँ। तो समझना बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले वर्क करते हैं। बच्चों ये वो कंपनी होती है जहाँ शेयर कोई प्राइवेट ग्रुप में होता है। वो कंपनी जिसके शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में है, जैसे आपके घर वालों के बीच में शेयर है, आपके दोस्त लोगों के बीच में है। तो ऐसे कंपनी जिसके शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में होता है वो क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। तो बच्चों एक बार फोकस करना है इस प्राइवेट लिमिटेड को। ये कोई सोल बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस है, यानी पार्टनरशिप को हमने कंपनी का टच देना था। तो सारे पार्टनर ने मिलकर क्या कर दिया बेटा, कंपनी कन्वर्ट कर दी और शेयर सब पार्टनर के एक ग्रुप के बीच में रख लिया, वो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। अब पार्टनरशिप को कंपनी में क्यों कन्वर्ट किया, तो उसका एक बेस्ट तरीका होता है। पार्टनरशिप को कंपनी का नाम देने से क्या हो गया, एक प्रोफेशनल टच हो गया। सेकंड थिंग, आपको फंड वगैरह रेज करना होता है तो प्राइवेट लिमिटेड में ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। इसीलिए इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस या किसी सोल बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट किया। अगर सोल बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट किया तो जो शेयर थे वो अपने घर वालों के नाम कर दिए, एक प्राइवेट ग्रुप में हो गया। पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया तो जो शेयर थे आपके पार्टनर के नाम कर दिए, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। यानी प्रैक्टिकली वो कंपनी जिसके शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। बेसिकली बच्चों ये जो कंपनी होती है ये शेयर पब्लिक में नहीं दे सकती, उस ग्रुप के बाहर नहीं दे सकती है। अगर शेयर आपने पब्लिक में दिया तो वो कौन सी कंपनी बन जाती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। इसीलिए इसके शेयर उसी ग्रुप में रहेंगे, बाहर नहीं जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर एक प्राइवेट ग्रुप में होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं। सेकंड थिंग, हम शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सीधी बात है कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर आपने शेयर बाहर ट्रांसफ़र कर दिया तो किसी पब्लिक के पास चला गया तो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। हाँ, अगर शेयर ट्रांसफ़र करना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम बोल दें तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन उसी ग्रुप में ट्रांसफ़र कर सकते हो, बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जनरली हम बोलते हैं कि ट्रांसफ़र शेयर का नहीं होता है, डायरेक्टर की कंसेंट से हो सकता है और वही पर्टिकुलर ग्रुप में ही होता है, बाहर नहीं हो सकता। मेंबर की बात करें तो बेटा यहाँ मिनिमम मेंबर कितना होगा, 2 होगा, और मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है, 200 हो सकता है।
मिनिमम मेंबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, और मैक्सिमम मेंबर कितना हो गया 200 हो गया। अगर हम डायरेक्टर की बात करें बेटा, तो यह मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता है, 15 या उससे कम डायरेक्टर ही बनेंगे इसमें। तो मिनिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 2, और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं 15 हो सकते हैं। ये जो कंपनी होती है अपने नेम के साथ में पी लिमिटेड वर्ड यूज़ में लेती है। जैसे कोई भी कंपनी होगी उसके लास्ट में जो वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, पी लिमिटेड होता है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। बच्चों इसी के साथ में एक पॉइंट आता है, चलो इसमें एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती बेटा। अब हम बात करेंगे 1% कंपनी। तो बेटा 1% कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक मैंने नाम बताया था ना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, 1% कंपनी, OPC, वो 1% कंपनी। तो वो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, 1% कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस सब कायदे कानून सेम होते हैं, एक दो छोटे मोटे चेंजेज अकाउंटिंग के होते हैं, वो अभी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना कि वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है 1। मिनिमम मेंबर भी 1 है और मैक्सिमम मेंबर ही 1 होता है, वो 1% कंपनी होती है। बाकी सारे कायदे कानून किसके हो गए बेटा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हो गए। और ऐसा क्यों, तो बेटा ये कंपनी 2013 जब आया था तो इन्होंने क्या सिस्टम डेवलप किया था कि साला पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना, तो पार्टनर के नाम शेयर कर दिए। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है और वो कंपनी बनाना चाहे तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, कैसा बनाएगा, तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि भाई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मॉडिफाइड वर्जन हो गया कि एक पर्सन मिलकर भी कंपनी बना सकता है। अगर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो मैंने कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम पे कर लिए, तो एक ही मिनिमम मेंबर है, एक ही मैक्सिमम मेंबर है, बाकी सारे कायदे कानून किसके हो गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, तो वो हो गया 1% कंपनी। तो एग्जैक्टली 1% कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी इज है प्राइवेट कंपनी। बस मेंबर की कंडीशन चेंज हो जाएगी, मिनिमम मेंबर भी एक होगा और मैक्सिमम मेंबर भी एक ही होता है, वो होती है हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1% है ना बेटा। दूसरी बात, 1% कंपनी में पी लिमिटेड के जो होता है वहाँ आपको 1% अगर जो पी लिमिटेड वर्ड होता है वहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में आप लोग यहाँ पे OPC करना है बेटा, 1% कंपनी हाईलाइट करना। जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ में आता है, वैसे 1% वाले केस में आपको 1% कंपनी वर्ड यूज़ में आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो मैं एक बार वापस बोल देता हूँ बेटा, 1% कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी, सारी चीज़ें सब एज इट इज़ होगी, बस मेंबर की कंडीशन चेंज हो जाती है और नेम के साथ जैसे प्राइवेट लिमिटेड लगता है वैसे OPC यहाँ लग जाता है, 1% कंपनी लगता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। तो अब मैं बात करूँगा आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना बेटा। वो कंपनी जिसके शेयर पब्लिक में इश्यू होते हैं, यानी कंपनी में क्या करना है, फंड का अरेंजमेंट कहाँ से करना, पब्लिक में। तो वो कंपनी जिसके शेयर पब्लिक में इश्यू होता है वो क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। तो यहाँ शेयर पब्लिक में होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, शेयर इश्यूड इन पब्लिक, हमारे सारे शेयर कहाँ चलेंगे बेटा, पब्लिक में चलेंगे। सेकंड पॉइंट आता है, प्राइवेट लिमिटेड में शेयर ट्रांसफ़र पर रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर अब जितनी बार चाहो उतने बार ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्यों, सीधा सीधा मैटर है, शेयर पब्लिक के पास है, अब जब जिसको चाहो उसको ट्रांसफ़र करो, इश्यू नहीं होता। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जहां हमारे शेयर पब्लिक के पास होता है। कंपनी ने फ्री कर दिया कि हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने शेयर पब्लिक में इशू कर दिया। पब्लिक में जो पर्सन चाहे वो शेयर परचेज कर सकता है। तो यहाँ जो मालिक होती है, यहाँ जो ऑनर होता है वो पब्लिक होता है, इसीलिए इसका नाम पब्लिक लिमिटेड होता है। फर्स्ट पॉइंट, शेयर इशूड इन पब्लिक, शेयर पब्लिक में इशू होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पॉसिबल है क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर ग्रुप का मैटर नहीं होता। मेंबर की बात करें तो बेटा मिनिमम मेंबर कितना होगा, याद करो, मिनिमम मेंबर 7 होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होती है। डायरेक्टर में हमारे पास सिचुएशन आएगी कि जब डायरेक्टर की बात करेंगे
तो मिनिमम 3 होता है, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर की अपने आप में लिमिट कितनी है, 15 गिवन है। आगे हम लोग बात करेंगे नेम के साथ में ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बेटा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और ये अपने नेम के साथ में पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज़ में लगी। कौन सा वर्ड यूज़ में लगी, पब्लिक लिमिटेड, ताकि मालूम पड़ जाए साहब ये पब्लिक लिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, और 1% है तो ओपीसी वर्ड यूज़ में आता है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में शेयर प्राइवेट ग्रुप के पास होगा, जबकि यहाँ शेयर पब्लिक में होता है। यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर पर रिस्ट्रिक्शन होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। मिनिमम मेंबर 2 होगा और मैक्सिमम 200 होगा, जबकि यहाँ मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। डायरेक्टर मिनिमम 3 होगा, यहाँ डायरेक्टर मिनिमम कितना होता है बेटा, 2 होता है। पब्लिक लिमिटेड पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और नेम के साथ में डिफरेंस गिवन है, वो आपके सामने गिवन है। तो बच्चों 3 टाइप की कंपनी हम डिस्कस किए। प्राइवेट लिमिटेड जहाँ शेयर प्राइवेट के पास है। सेकंड पब्लिक लिमिटेड, आपको फंड की ज़्यादा ज़रूरत है तो आपने फ़ंड के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व किया। आपको लगता है मुझे करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, इतना फ़ंड मैं अरेंज नहीं कर सकता हूँ, तो कंपनी ने अपने कैपिटल के लिए पब्लिक को इन्वॉल्व किया, और पब्लिक से क्या कर दिया, पब्लिक ने शेयर परचेज़ किया, उस शेयर से हमारे पास कैपिटल आ रही है, उससे हम बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो जहाँ पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे वो क्या होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। और थर्ड 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस फ़र्क ये मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर क्या होगा, 1 होता है, बाकी वो की पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। तो ये हमारा डिस्कशन था टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। बच्चों हमारी जो बुक है उस बुक में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन लिमिटेड जो कंपनी है उसके बारे में डिफरेंस गिवन है पेज नंबर 8.4 पर। पेज नंबर 8.4 पर तीनों कंपनी की में डिफरेंसेस गिवन है, वो डिफरेंसेस आपको अभी अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड 1 पर्सन, पेज नंबर 8.4 पे गिवन है, वो अपनी नोटबुक में एज इट इज़ नोट कर लो। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए ना बेटा। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और थ्योरी है, बट मैं आपको अभी नहीं पढ़ूंगा, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल होने के बाद पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। शेयर कैपिटल में था ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, वो थोड़ा मैटर है। शेयर कैपिटल के टाइप में गिवन है, उसको अभी नहीं रख के 2-4 क्लासेस बाद पढ़ेंगे। अगर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया तो आपको इजीली समझ में आएगा, इसलिए वो थ्योरी का टॉपिक पेंडिंग है। एक बार मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा थ्योरी साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात समझाऊंगा। प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। तो हम बात करेंगे प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करना चाहती है पब्लिक में तो उसको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसकी हम बात करेंगे। प्रोसेस का फर्स्ट कंडीशन होती है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाम तो आप सब सुने होंगे प्रोस्पेक्टस का, नहीं तो अभी सुन लो। जब कोई कंपनी अब शेयर इश्यू करना चाहती है तो कंपनी की जो भी प्लानिंग होती है, जो भी स्कीम होती है, जो भी सिस्टम होता है, वो एक छोटी सी बुक बना के, प्रोस्पेक्टस बना के उसमें पब्लिक को देते हैं। जैसे मुझे अपनी कंपनी बनानी है, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उस कैपिटल से मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्या क्या मेरी प्लानिंग रहेगी, सारी प्लानिंग मैं क्या करूँगा एक पेपर में या एक छोटी सी बुक में बना के पब्लिक को देता हूँ। उस डिटेल का नाम क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को रीड करती है। अगर उनको लगता है कि नहीं कंपनी की प्लानिंग ठीक है तो वो शेयर परचेज करने का मन बनाते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाते हैं। तो पब्लिक ने अपनी सारी प्लानिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को बताया। अगर पब्लिक को सही लगता है और वो शेयर परचेज करना चाहते हैं तो शेयर परचेज करने के लिए कंपनी को अप्लाई करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्या बोलेंगे बेटा, एप्लीकेशन रिसीव्ड। कि भाई मेरी कंपनी मुझे शेयर इशू करना था, मैंने अपनी प्लानिंग बताई, आपको लगा कि हमें शेयर परचेज करना, तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग आपने शेयर परचेज किया करना था, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरा कि सर मुझे आपके 100 शेयर परचेज करने, 1000 शेयर परचेज करने, एक शेयर 10 का 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या चेक लगा के या ऑनलाइन पेमेंट करके मुझे एप्लीकेशन दिया, यानी मेरी कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए आपने अप्लाई किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड।
कि जो पब्लिक शेयर खरीदना चाह रही है वो कंपनी को ऑफ़र कर रही है, कंपनी को अप्लाई कर रही है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ DD या चेक लगाया तो उसका हम बोलेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब बच्चों कंपनी ने इस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक किया, उनको लगता है एप्लीकेशन सही है, पेमेंट भी आ गया, हमें इसको शेयर देना चाहिए, तो कंपनी ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और आपको एक लेटर भिजवाया कि आपने हमारी कंपनी में शेयर परचेज़ करने की इच्छा रखी थी, हमने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और हमने आपके अकाउंट में 10, 20, 50, 100 शेयर अलॉट कर दिए। तो कंपनी आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, आपके अकाउंट में कुछ शेयर अलॉट करेगी, तो उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक बेटा। अब आखिरी कंडीशन, सपोज़ करो कंपनी का शेयर 10 रुपये का, कंपनी का शेयर 10 रुपये का, ठीक साहब। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में बताया कि 10 रुपये का शेयर है और पूरी प्लानिंग बता दी, आपने शेयर परचेज़ करने की अपनी इच्छा रखी, तो आपने क्या किया बेटा, शेयर को इंस्टॉलमेंट बना दिया। कंपनी ने बोला 10 रुपीज़ को हम 3 पार्ट में मंगवाएंगे। फर्स्ट 3 रुपीज़ जब आप अप्लाई करोगे तब आपको 3 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। अगर आपने 1000 शेयर परचेज़ किए तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, एप्लीकेशन पे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 3000। आपने 10,000 परचेज़ करना तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, अप्लाई कितना करना पड़ेगा, 30,000 का चेक देना पड़ेगा। तो कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़ मंगवाए, फिर कंपनी ने क्या किया, आपको जब शेयर अलॉट किया, आपके अकाउंट में शेयर अलॉट हुआ, आपके पास लेटर आएगा कि साहब आपको शेयर अलॉट हो गया, उसके साथ में एक लेटर और आएगा कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 रुपये डी हो गई, तो आप 4 रुपीज़ का कंपनी को पेमेंट करोगे। वेरी फर्स्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो 3 रुपीज़ का कंपनी को पेमेंट किया, कंपनी ने जब आपका शेयर ऑफर एक्सेप्ट किया, आपको शेयर अलॉट किया, तब आपसे 4 रुपये मंगवा दिया। 10 रुपये में से 7 रुपये मंगवाए, अब बचा कितना, 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ जो बच रहा है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉल। जब भी कंपनी को ज़रूरत होगी तो कंपनी आपको एक नोटिस देगी कि आपकी फाइनल इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की बाकी चल रही है, आप पेमेंट करो। तो कंपनी ने आपको नोटिस दिया कि साहब आप कॉल का पेमेंट करो, और आपने तुरंत कंपनी को पेमेंट कर दिया। तो ये फाइनल कॉल अगर बाकी चल रही है तो कंपनी क्या करेगी बेटा, कॉल ड्यू बोलेगी। कंपनी बोलेगी कॉल ड्यू हो गया, और उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट कर दिया, तो कॉल क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। कोई कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है तो सबसे पहले अपनी पूरी प्लानिंग क्या करेगी बेटा, प्रोस्पेक्टस में बना के पब्लिक को देती है। पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को रीड करती है। अगर उनको शेयर परचेज करना तो पब्लिक ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया तो वह एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया, कंपनी को एप्लीकेशन मिला। एप्लीकेशन के साथ में कुछ अमाउंट आएगा जो डिमांड ड्राफ्ट से, चेक से या ऑनलाइन जैसे भी होगा वो पेमेंट आएगा, तो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होगा। कंपनी ने इस एप्लीकेशन को ओके कर दिया तो आपके अकाउंट में शेयर अलॉट हो गया, तो अलॉटमेंट हो गया, और सेकंड इंस्टॉलमेंट साथ में मंगवा लेंगे। अगर शेयर पे पैसा बाकी रह गया तो कंपनी आपको नोटिस देगी, साहब आपकी इंस्टॉलमेंट बाकी है, कॉल ड्यू। आप एज पर नोटिस पेमेंट करोगे, कॉल रिसीव हो जाएगा। कभी कभार बेटा कंपनी सारा का सारा अमाउंट एक एप्लीकेशन में मंगवा लेती है। कंपनी बोलती 10 रुपये का शेयर, आपको सारा पेमेंट यही करना, तो आपने एप्लीकेशन के साथ सारा पेमेंट मिल गया, कंपनी ने लोड कर दिया। उस केस में कॉल ड्यू और कॉल रिसीव का कोई सेंस नहीं रहता, बस यही मैटर क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर। आप सारे बच्चे इसको एज इट इज़ नोट कर लो बेटा। अब मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आप जल्दी से अपने सुंदर सी राइटिंग में इस प्रोसेस के चारों पॉइंट नोट कर लो। प्रोसेस फॉर इश्यू ऑफ शेयर, वेरी फर्स्ट पॉइंट है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेकंड एप्लीकेशन रिसीव, थर्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, लास्ट कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव। अब हम बात करेंगे बेटा एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। अगर कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करना चाहती तो एज पर प्लानिंग कंपनी ने प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दे दिया था, और पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस को रीड करने के बाद कंपनी को शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया। तो वेरी फर्स्ट मैटर स्टार्ट होगा हमारा एंट्री नंबर 1, एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव। एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दे दिया, उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो लोग शेयर परचेज करना चाहते हैं
शेयर परचेज करने के लिए कंपनी को अप्लाई किया, डिमांड ड्राफ्ट चेक या ऑनलाइन पेमेंट किया, तो उसको हम बोलेंगे एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव। एप्लीकेशन मिला कंपनी को तो पेमेंट आ रहा है, पेमेंट डायरेक्ट बैंक में जा रहा है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। जिन जिन लोगों ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था उनका पेमेंट हमने किस नाम से लिख दिया, टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं अकाउंटिंग कंपनी के हिसाब से कर रहा हूँ, समझना। वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ कंपनी को पेमेंट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने अप्लाई किया है अभी तो उन्होंने मुझे जो शेयर दिए है, ज़रूरी थोड़ी कि मैं उनको शेयर अलॉट करूँगा, किसी कारणवश उनको रिफंड भी कर सकता हूँ मैं। तो मेरे पास पेमेंट आया तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। और उन लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब अभी वो मेरे लिए एप्लीकेंट है और एप्लीकेंट का पैसा कंपनी के पास पड़ा है, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज़ है और लाइबिलिटीज़ होने के बिहाफ पे क्रेडिट कर दिया और क्या नाम दे दिया, टू शेयर एप्लीकेशन। तो हम क्या एंट्री बनाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक एक एंट्री का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं कि सर पेमेंट हमारे पास आ रहा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा, बैंक को डेबिट कर दिया। और जिन लोगों ने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया था वो एप्लीकेंट है, अभी मैंने उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने अभी उनके शेयर को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी वो एप्लीकेंट है, पब्लिक है, पब्लिक का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ, तो मेरे लिए क्या है कि बेटा लाइबिलिटीज़ है, और इस लाइबिलिटीज़ होने के बिहाफ पे मैंने इसको क्रेडिट किया, तो मेरी जर्नल एंट्री बन रही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री सारे बच्चों को क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ सेकंड, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। सीधी सीधी बात मैं समझाऊं कि किसी एप्लीकेंट ने कंपनी में शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया, तो हमने एंट्री बनाई थी बैंक टू एप्लीकेशन। लॉजिक मैंने समझा था, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, और जो एप्लीकेंट था, एप्लीकेंट का पैसा मेरे पास पड़ा है, कंपनी के लिए लाइबिलिटीज था, सीआर कर दिया। नाउ कंपनी ने सारे चेक वेक करने के बाद कंपनी को लगा हमें शेयर देना चाहिए, तो उस एप्लीकेंट को हमने शेयर दे दिया। नाउ एप्लीकेंट कन्वर्टेड इनटू शेयर होल्डर। पब्लिक में कोई पर्सन शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर रहा है, आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उसके अकाउंट में शेयर अलॉट कर दिए। जैसे उसके अकाउंट में शेयर अलॉट किए और वो क्या बन गया बेटा, शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर का मतलब कंपनी का मालिक बन गया, और मालिक जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। याद करो, स्मॉल बिजनेस में हमने एंट्री बनाई थी ना, जब भी सेठ जी पैसे लगा रहे थे हमने क्या एंट्री बनाई थी, कैश टू कैपिटल। पार्टनरशिप में एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ भी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, हमने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हमने उसको शेयर अलॉट कर दिया, आपने उसको शेयर अलॉट कर दिया, तो हम एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों एंट्री बना रहा है, एंट्री समझना बेटा। अभी तक तो वो एप्लीकेंट था, जैसे मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, जैसे उसको शेयर अलॉट किया, वो शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर का मतलब ओनर बन गया, मालिक बन गया, और मालिक का पैसा किस नाम से होता है, कैपिटल के नाम से। यानी एप्लीकेंट कन्वर्टेड इनटू शेयर होल्डर, एप्लीकेंट से शेयर होल्डर बन गया, एप्लीकेंट से मालिक बन गया, तो पैसा भी एप्लीकेशन से कहाँ गया, कैपिटल में आ गया। कि जब तक आप एप्लीकेंट थे तब तक पैसा एप्लीकेशन के नाम से था, जैसे आप एप्लीकेंट से शेयर होल्डर बना, शेयर होल्डर का मतलब ओनर और ओनर का मतलब कैपिटल हो गई, तो एप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो गई, शेयर कैपिटल में। तुम्हारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सपोज करो मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, मैंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, उसने अप्लाई किया, दो ऑप्शन है, या तो कंपनी ऑफर एक्सेप्ट करेगी, उसको शेयर अलॉट करेगी, और दूसरा ऑफर उसका पैसा रिफंड कर देगी, बोल देगी आपने जो शेयर का परचेज करने के लिए अप्लाई किया, हमारे पास शेयर नहीं है या किसी कारण से हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं, तो जैसा उसका पेमेंट आया था उसका पेमेंट आपने रिफ़ंड कर दिया, नहीं या चेक बना के दे दिया, ऑनलाइन रिफ़ंड कर दिया, कैसे भी आपने उसका पेमेंट रिफ़ंड कर दिया। रिफ़ंड करने की रिवर्स एंट्री होगी, जब पेमेंट आए तो एंट्री बनाई थी बैंक टू एप्लीकेशन, अब रिफंड होगी तो रिवर्स एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट आए थे तो मैं एंट्री बनाए थे बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड करना तो रिवर्स एंट्री हो गई एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया बेटा। एंट्री फॉर
अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू हो जाता है बेटा, क्या मैटर समझना। जब एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था उसके बाद हमने उसको शेयर अलॉट कर दिया। शेयर अलॉट कर दिया मतलब अलॉटमेंट हो गया। बट जब हम शेयर अलॉट करते हैं तो उसको एक नोटिस और देते हैं कि सब आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू हो गया तो जर्नल एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी बोल रही है सब हमने हमारे शेयर होल्डर को नोटिस दिया कि हमने आपको शेयर अलॉट किया था तो अलॉटमेंट की सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नोटिस दिया। तो शेयर होल्डर को नोटिस दिया मतलब शेयर होल्डर से पैसा लेना, तो वो डेटर है, डेटर होने की भी यहाँ पर डेबिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और ये नोटिस किस बात का दिया, कैपिटल का पैसा, जो पैसा मांगना किस बात का लेना, कैपिटल का, इसलिए एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। साहब कंपनी बोल रही हमने हमारे शेयर होल्डर को नोटिस दिया कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आप पेमेंट करो। तो शेयर होल्डर को हमें क्या करना बेटा, शेयर होल्डर को हमें क्या करना है, नोटिस दिया से उससे पेमेंट लेना, तो वो डेटर है, डेबिट कर दिया, और ये पैसा कैपिटल का था इसलिए हमने शेयर कैपिटल बना दिया। ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिसीव्ड। शेयर होल्डर को नोटिस दिया तो बेचारे शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे, शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट बैंक में आएगा, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और शेयर होल्डर से पेमेंट लेना तो अलॉटमेंट जो डीआर हुआ वो अलॉटमेंट डीआर से क्या हो जाएगा बेटा, सीआर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने उनको नोटिस दिया तो हमने उनको डेटर बना के डेबिट कर दिया, आज जब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो अलॉटमेंट कैंसिलेशन के लिए डीआर से क्या हो गया, सीआर हो गया। देखा जाए तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल कर दो तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू कैपिटल। डेफिनेटली शेयर होल्डर पैसा देंगे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू कैपिटल। यहाँ भी देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि भाई जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया, ओनर ने पैसा दिया तो कैपिटल होगा, तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैपिटल, और यहाँ भी एंट्री हो रही बैंक टू कैपिटल। एप्लीकेशन का पेमेंट आ गया, अलॉटमेंट का पेमेंट आ गया। अगर आपकी और कोई पेमेंट बाकी रह गया तो हम कॉल के नाम से लेंगे। तो हमने हमारे शेयर होल्डर को नोटिस दिया, साहब आपकी कॉल बाकी रह गई, तो हमने उनको नोटिस दिया आपका 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये बाकी है, वो कॉल के नाम से नोटिस दिया, तो उसको हम बोलेंगे कॉल ड्यू। क्या बोलेंगे हम उनको, कॉल ड्यू। तो जैसा अलॉटमेंट ड्यू हुआ वैसे कॉल ड्यू होगा। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनी थी वैसे हम एंट्री बनाएंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने शेयर होल्डर को नोटिस दिया, साहब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, आप पेमेंट करो, और इस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होगा, कॉल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को किस नाम से लेते हैं, एप्लीकेशन के नाम से। सेकंड इंस्टॉलमेंट किस नाम से लेते हैं, अलॉटमेंट के नाम से। थर्ड इंस्टॉलमेंट किस नाम से लेते हैं, कॉल के नाम से लेते हैं। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को नोटिस दे रही, साहब आपकी कॉल ड्यू हो गई, पेमेंट करो। तो नोटिस दिया तो एंट्री बन गई शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा, शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि हमें कॉल का पैसा शेयर होल्डर से लेना है, शेयर होल्डर से पैसा लेना तो शेयर होल्डर डेटर है तो डेबिट कर दिया, तो एंट्री बन गई शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और इन शेयर होल्डर ने एज पर नोटिस पेमेंट किया, तो कंपनी बोल रही है हमें कॉल रिसीव हो गई। कंपनी को जब पेमेंट मिलेगा तो पेमेंट बैंक में आएगा, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, और पेमेंट शेयर होल्डर से लेना था, और शेयर होल्डर को यहाँ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल हो गई। देखो बेटा शेयर कॉल से शेयर कॉल कैंसिल हो गया तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू कैपिटल, क्योंकि ओनर जो पैसा देगा वो तो कैपिटल में जाएगा ना, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू कैपिटल। कॉल से कॉल कैंसिल हो गया। तो वेरी फर्स्ट सर के साथ बात करो कि जब आपको एप्लीकेशन पे पेमेंट आता तो आप क्या एंट्री बनाते हो, एंट्री फॉर एप्लीकेशन रिसीव्ड। सर के साथ साथ एंट्री रिपीट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, तो एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। और बाय द वे हमने उनको शेयर नहीं दिया और उनको रिफंड कर दिया, रिफंड की रिवर्स एंट्री होती है एप्लीकेशन टू बैंक। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट ड्यू करने की। सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट ड्यू कराए तो एंट्री बनाई अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एज पर नोटिस उन्होंने पेमेंट कर दिया बेटा, तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। फिर हम क्या करेंगे बेटा, कॉल ड्यू कराएंगे तो हम एंट्री बनाएंगे कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे तो बैंक टू कॉल।
ये अलॉटमेंट, ये कॉल किसको रिप्रेजेंट करी है? शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करी, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो वो डेटर है तो डेबिट कर दिया, और जैसे ही उन्होंने पेमेंट किया और ये अलॉटमेंट और कॉल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बच्चों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के नाम से हो गया, सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के नाम से हो गया, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल से नाम से हो गया। कॉल काफ़ी सारी हो सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, 3 कॉल भी हो सकती है। जैसा 10 रुपये का शेयर है तो हमने डिसाइड किया एप्लीकेशन पे हमने 2 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे मंगवाए 3, कॉल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, 2 रुपये यहाँ मंगवाए, 2 रुपये यहाँ मंगवाए, 1 रुपये यहाँ मंगवाए। आप कर सकते हो, 1 कॉल कर सकते हो, 2 कॉल कर सकते हो, और आप 3 कॉल भी कर सकते हो। कॉल में मैक्सिमम कॉल कितनी हो सकती है? 3 कॉल। एप्लीकेशन फर्स्ट हो गया, सेकंड अलॉटमेंट हो गया। अब कॉल अगर एक ही है तो एक ही कॉल में काम हो जाएगा, 2 कॉल है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, 3 है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल और फाइनल कॉल हो सकता है। और उसमें कुछ नहीं करना, अगर आपने 3 कॉल बना दी तो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल टू कैपिटल बैंक टू फर्स्ट कॉल। जब सेकंड कॉल ड्यू होगी तो सेकंड कॉल टू कैपिटल बैंक टू सेकंड कॉल। जब थर्ड और फाइनल कॉल होगी तो शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल बैंक टू फाइनल कॉल। बस कॉल 1, 2 या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 कॉल आ सकती है। तो उसमें नया कुछ नहीं, बस यहाँ लिखना फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी होगी वो आ जाएगी। तो ये हमारी सारी जर्नल एंट्रीज करवा दी मैंने आपको, और ये जर्नल एंट्री जो है ये हमारे पूरे चैप्टर का बेस है। पूरा चैप्टर आप इसी जर्नल एंट्री से करोगे बेटा, तो ये आपको 100% आना बहुत ज़रूरी है। तो आप सारे बच्चे बहुत तसल्ली के साथ टॉपिक का नाम लिखो, एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर, एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। और ये सारी एंट्री को बहुत तसल्ली के साथ नोट कर लो, और ये एंट्री समझ में आ गई तो कल से मैं स्पीड से धमाधम क्वेश्चन करेंगे। बस ये एंट्री केवल रटनी नहीं बेटा, एंट्रीज आपको समझनी, आपके माइंड में सेट करनी है। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड, सर के साथ बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर एप्लीकेशन रिसीव होगी तो एप्लीकेशन ट्रांसफर होगी तो एप्लीकेशन टू कैपिटल, और रिफंड कर दिया तो रिवर्स एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉटमेंट ड्यू होगा तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, और रिसीव होगा तो बैंक टू अलॉटमेंट। कॉल ड्यू होगा तो कॉल टू कैपिटल, और रिसीव होगा तो बैंक टू कॉल। सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल। बस ये जर्नल एंट्री है, इसी को तसल्ली के साथ नोट करो और उसको समझ लो। कल सर आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे, तो कल आप सर की जब वीडियो देखेंगे तो अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं, उस नोटबुक के साथ मैं आपको वीडियो कराता हूँ। तो बच्चों कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।